कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर CSR प्रभु सर से निवेदन करना चाहती हूँ कि सर आप आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। The chairman of this session, Sri Anand Mohan ji, and the head of the department and the head of the Vedic Science Center, Sri Tripathi ji, and respected faculty members, students and friends, my very good afternoon to you. I'll take about 40 minutes to explain the main features of this text, Viman Shastra, which has become a very big subject of interest as well as controversy. There is a lot of controversy also about this text as against the other texts. So how it all happened, I'll explain to you. When I was a student of engineering, I came across this text in the Nizam's State Central Library in Hyderabad. था बीटेक का, उस टाइम पे ये मुझे मेरे हाथ में आ गए थे 1975, 73 के 74 के पीरियड में। तो इस टेक्स्ट का एक अचानक लक्षण था कि इसमें कई यंत्र और कई मटेरियल्स, लोह वगैरह दिया, तैयारी का पूरा निर्देशन दिया गया। जैसे आप रामायण, गीता वगैरह और ऋग्वेद वगैरह पढ़ेंगे, उसमें कोई वहां पे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। जैसा रामायण में पुष्पक विमान था, वो लोग चढ़ के चले गए, बस इतना ही खत्म। न कालिदास न कोई दूसरा कवि वो कैसा बना, उसका क्या लोह थे, वो लोह कैसा बनाना, उसका यंत्र क्या थे, ये कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये शास्त्रीय विषय है, वो साहित्य है। रामायण तो महाकाव्य है, आदिकाव्य है। तो जैसा कि आयुर्वेद शास्त्र है, योग शास्त्र है, लोह शास्त्र है, अनेक शास्त्र है, वृक्ष कृषि शास्त्र है, आप सब जानते हैं, ये सब संस्कृत में है ही। तो इसी तरह ये विमान शास्त्र, इस तरह का किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज का जो जितने भी पांडुलिपियां आपको मिलते हैं या कोई लाइब्रेरीज में आप जाएंगे तो सब ऐसी साहित्य के चीज मिलेंगे। तो इसी वजह से ये क्रिटिक्स जो है, हमारे आलोचना करने वाले इसलिए करते हैं कि अरे तुम लोग क्या बकवास करते हैं, ये सब काल्पनिक है, साहित्य की बात है, ये जो है इट इज ऑल आइदर फिक्शन और लिटरेचर और पोएट्री, सो देयर इज नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह का सोचने वाले बहुत है। मेरे ख्याल से इस यूनिवर्सिटी के बाहर तो बहुत लोग हैं, इसके अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ लोग होंगे, ये प्रचंड रूप से या प्रकट रूप से। तो ये समस्या इसलिए है कि ये जितने भी संस्कृत के शास्त्र या पांडुलिपि या वेद या कोई भी दर्शन पढ़ते हैं या मिलता है, वो सब क्या है, टेक्निकल नहीं है। केवल आयुर्वेद है टेक्निकल, इज अ साइंटिफिक टेक्स्ट, एंड योगा इज ऑल्सो साइंटिफिक, एंड देयर इज वृक्षायुर्वेद एंड मे बी सम लोह शास्त्र, एंड यू नो द दिल्ली आयरन पिलर which has not rusted for thousands of years. How? Today also it is not possible to identify what is the formula there. Even today the research is going on. Similarly, if you take any other like say Ellora caves, मैं आपको एक दो प्रश्न पूछूंगा। एक प्रश्न जो है, यदि सब विज्ञान, if all science and technology has originated in the West, in Europe 300 years ago, 300 साल के पहले सारे विज्ञान जो है अंग्रेज में या अंग्रेज के आसपास, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रशिया, वहीं से पैदा हुआ है। जैसा हमारे टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, जितने भी सिलेबस में जितने भी टेक्स्ट बुक्स है, आप किसी सब्जेक्ट पे ले लीजिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, उसमें ये इमेज आता है कि सारे ज्ञान विज्ञान जो है वहीं से आया है। द एंग्लोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, एंग्लोसेंट्रिक एंड नियर इंग्लैंड। क्या यह सच हो सकता है? यदि यह सच हो तो 300 साल के पहले कोई वैज्ञानिक चीज या टेक्नोलॉजिकल चीज नहीं होना चाहिए। ये जो दिल्ली का आयरन पिलर है वो 300 साल के पुराना ही है। आयुर्वेद उससे भी पुराना है
और योग शास्त्र भी पुराना है। ऐसे कहीं मिलते हैं आपको। बृहदीश्वरालय तंजावुर में उतना बड़ा बना है, आज नहीं बना सकते कोई। वो जो कुंभ है उसके ऊपर, सबसे ऊपर शिखर पे, वो इतना बड़ा, इतना मोटा है, आज असंभव है कि उतना ऊंचाई में उसको ले जाए। और आप एक चीज देखिए, हैदराबाद में, आप सब लोग हैदराबाद गए होंगे कभी, तो वहां पे एक बड़ा झील है, टैंक बंड बोलते हैं उसको। वहां पे बीच में एक बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है, आपने देखा होगा। वो वर्ल्ड्स नंबर 2 टॉलेस्ट स्टैचू है। नंबर 1 मोनोलिथिक, एक पत्थर से बना। नंबर 1 जो है श्रावण बेलगोला में है, कर्नाटका में। तो ये बुद्धा स्टैचू बनाने में सरफेस पे, मतलब जमीन पे, वो कुछ 100 माइल दूर में बनाए थे वास्तुशिल्पी, और उसको हैदराबाद लाने में क्रेन लेना पड़ा, जर्मनी से 2 करोड़ रुपया किराए से रोज का। और वो जब लाए गए और वो पानी में ले गए थे बोट में, तो बोट डूब गया क्योंकि वो उतना वजनदार है। तो पानी के अंदर वो मूर्ति रही बहुत दिन, बहुत मुश्किल से उसको निकाला गया, फिर बीच में, झील के बीच में उसको खड़ा किया गया। ये मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ये श्रावण बेलगोला के जो गोमटेश्वर की मूर्ति है वो कैसे बनी? नीचे बन के ऊपर जाना तो असंभव है आज भी। यदि वहीं बनी तो भी वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उतना बड़ा पत्थर को उतने कितने लोग कितने दिन काम करेंगे। ये हैदराबाद के बुद्धा स्टैचू 2-3 साल किए थे वो। तो इसी तरह आपको कई मंदिर में, येल्लोरा टेम्पल है कैलाशनाथ, वो कैसा बने? आज कोई नहीं बना सकता उसको। इसी तरह आप इजिप्ट में भी जाइए, पिरामिड्स है, वो कैसे बने? आज कोई नहीं बना सकता उसको। यदि कोई साइंस नहीं था 300 साल के पहले, ये सब कैसे बने? ये बेसिक क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जो स्टेटमेंट्स महाभारत में या रामायण में कहे गए हैं, महाभारत युद्ध के बारे में, जिस प्रकार युद्ध हुआ था, कितने लोग मर गए, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र वगैरह 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 इस्तेमाल किए गए, और जिस प्रकार पुष्पक विमान का वर्णन हुआ है, जिस प्रकार का राम सेतु का वर्णन हुआ है, एक ही प्रश्न आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब झूठ है, ये सच? आप सच कहेंगे? आपके पास कोई प्रूफ है? आप इस शहर के बाहर जाए, इस दीवार के बाहर जाइए, सब झूठ बोलेंगे उसको। दिल्ली में जाइए, जेएनयू में जाइए, क्या बोलेंगे उसको? सब झूठ है। ना उसके पास प्रमाण कोई है। जो लोग झूठ कहेंगे उनके पास कोई प्रूफ है ये झूठ है बोल के? या प्रूव कर सकते हैं झूठ है? आप सच बोल रहे हैं, आप क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूव कर सकते हैं सच है? ये इसी क्वेश्चन को लेके मैं 40 साल पहले मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। कोई सच होगा या नहीं होगा, तो क्या निरूपण है, क्या प्रूफ है? तो इसी चक्कर में ये विमान शास्त्र का मेरा साथ स्टडी होने का अवसर मिला। एक ग्रुप बनाई मैं स्टूडेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस की। इसमें जो है 13 इलेक्ट्रिकल मशीन्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया। विद्युत यंत्र, विद्युत वाहक यंत्र, विद्युत उत्पादक यंत्र, इस तरह का 13 विद्युत यंत्र है इसमें। उसके हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे, इसलिए उसके इलेक्ट्रिकल चीज पे हम जोर दे रहे थे, उसको डिसाइफर करने ट्राई कर रहे थे, उसके डायग्राम बनाए थे, उसको तैयार करने का, डिजाइन करने का कुछ कोशिश किया, बस इतना ही किया, लेकिन नहीं बना सका, बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम पे मैं आईआईटी बॉम्बे में गया एमटेक पढ़ने। तो वहां पे और कोई लोग कुछ दूसरे काम कर रहे थे इसी के ऊपर, इसी शास्त्र के ऊपर। एक भुस्कुडे साहब थे, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे। उन्होंने एक नरेंद्र शेठ बोल के बॉम्बे जो वासी थे, उनके साथ मिलके एक चुंबक मणि, एक पदार्थ बनाया था इसी में से। इसमें एक यंत्र था, गुहागर आदर्श यंत्र, उसमें एक चुंबक मणि थी। उन्होंने वो बनाया बहुत मुश्किल से, उन्होंने लिया 5-10 साल आईआईटी बॉम्बे में। बाद में बन गया वो चीज काला था। तो उसको उन्होंने टेस्टिंग किया है, क्या चीज है ये, तो टीआईएफआर में भेजा। आप सब लोग जानते हैं टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वहां पे उसका कैरेक्टराइजेशन हो गया, तो मालूम हुआ कि वो सॉफ्ट फेराइट है और वो सेमीकंडक्टर है। तो हम तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जानते हैं, वो 50s में आए हैं। ये तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है 1911, 1912, 1930 का पांडुलिपि है। उसके पहले वो केवल पाठ में होता था। तो सेमीकंडक्टर हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 1950s में आया है और इसका पांडुलिपि 1911 से हुआ है, यह कैसा संभव है? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। उस टाइम पे गवर्नमेंट भी ये सब इनकी चीजों के खिलाफ थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पे उन्होंने कमिटी लगाए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एक महेश्वर शरण बोल के केमिस्ट्री प्रोफेसर थे आईआईटी बॉम्बे के ही दूसरे,
उन लोगों के कमेटी बनाई, इसको इन्वेस्टिगेट करो ये सच है या झूठ है, ये चुंबक मणि चीज, उसका नाम ही चुंबक मणि प्रोजेक्ट। तो उसके CSIR ने ग्रांट दी है। तो उन्होंने फिर दोबारा पूरा तैयारी करके, पूरा इन्वेस्टिगेट करके वो सच है बोल के उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो तब थोड़ा सा शॉक हो गया, ये कैसा हो सकता है। तो मैं ये सब देख रहा था, मैं कुछ बनाया नहीं उस टाइम पे। उसके बाद कई साल के बाद मैं अमेरिका गया था, वहां पे मैं MIT में इसके बारे में लेक्चर दिया था, बॉस्टन में, कैलिफोर्निया में भी दिया था। हर एक आदमी मेरे को दो किताब हमको दे दो बोल के बहुत जोर डाल रहे थे, लेकिन किताब मेरे साथ नहीं था उस टाइम पे, वो तो हिंदुस्तान में था, मैं अमेरिका में था। तो बाद में मैं वापस हिंदुस्तान आ गया, तो पहला दिन जब मैं इंडिया में लैंड हो गया तो बॉम्बे में वो नरेन शेठ के पास गया, और वो चुंबक मणि फिर उसको वो है इसके आगे क्या किया बोले तो और दो चीज बनाए, पारगंधिक द्राव एक लिक्विड था और एक पंचधार लोह एक लोह था। ये तीनों को मिलकर उन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया जिसमें ये पारगंधिक द्राव था और ये चुंबक मणि लगाया, और वो पंचधार लोह से उन्होंने लीड्स बाहर लिए, वायर्स, वो सूरज को एक्सपोज करने से फोटोवोल्टाइक इफेक्ट डिस्प्ले कर दिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर और ईवी कर्व जो है वो जर्मेनियम के समान है। तो तब बहुत बड़ा शॉक हो गया उनको। तो उस टाइम पे मैं बाद में हैदराबाद पहुंच गया, दिल्ली से, दिल्ली में ज्वाइन हुआ था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो बाद में मैं हैदराबाद का इंचार्ज रूप में हैदराबाद में गया था। तो वहां पे बिरला प्लानिटेरियम है, आप सब सुने होंगे, और बिरला प्लानिटेरियम के जो हेड है इंचार्ज डॉक्टर BG सिद्धार्थ, वो फिजिक्स के बहुत जाने माने एक्सपर्ट है। उन्होंने बहुत बार सेमिनार किया कि ऋग्वेदिक एस्ट्रोनॉमी, ऋग्वेद में ज्योतिष क्या है, किस तरह का वर्णन होता है। जैसा अभी मर्क्यूरी और वीनस, आंखों से जो है केवल एक ही तार दिखता है, लेकिन जब वेद में तो उनका फेजेस भी एक्सप्लेन किया है, जैसा मून का होता है, चांद का घटना बढ़ना, इसी तरह उनका भी बताया गया। वो कैसा मालूम हुआ, जब तक टेलीस्कोप नहीं होगा, तब जब तक लेंस नहीं हो तब तक पता नहीं होगा, आंखों तो नहीं दिखेगी। चांद तो आंखों से दिखेगी घटना और बढ़ना, लेकिन मर्क्यूरी और वीनस मतलब शुक्र और बुध, वो आंख से नहीं दिखेंगे घटना और बढ़ना। वो कैसा घटना बढ़ना दिखे उनको मालूम हुआ। तो पूछ रहे थे कि कोई ग्लास था, कोई लेंस था, तो मैं बोला हाँ इसमें तो 46 ग्लासेस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो बोले अरे ये है ऐसा, था हमको दे दो। मैं बोला भाई आपको देखने से कोई फायदा नहीं है, आप यदि कुछ काम करेंगे तो हम देंगे आपको कॉपी इसका। उस टाइम पे 1987-88 में। तो फाइनली 1990 में दिसंबर 4 को हमने एक कॉन्फ्रेंस किया बिरला प्लानिटेरियम में, उसका नाम एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें कई लोग आए थे, कई लोग भाषण दिए थे, क्योंकि हमारे वेद विज्ञान या संस्कृत के विज्ञान जो हम कहते हैं वो मैथमेटिक्स में तो मशहूर है, ज्योतिष में मशहूर है, मेटलर्जी में मशहूर है, वास्तु में मशहूर है, आयुर्वेद मशहूर है, योग मशहूर है, लेकिन ये चीज मशहूर नहीं था। तो जब ये बॉम्बे से लाके हमने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया प्रेस को, ये हिंदू न्यूज़पेपर वाले टाइम सारे लोग आ गए। तो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, वो लोग ने आर्टिकल्स लिख दी, डिड एंशिएंट इंडियंस नो सेमीकंडक्टर्स क्वेश्चन मार्क, ऐसा उन्होंने आर्टिकल लिखे। तो वो आर्टिकल देख के रशिया से फोन कॉल्स आए हमें, अमेरिका से भी आए, क्योंकि उस टाइम पे ईमेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो क्या है बताइए बताइए बताइए। तो इस बीच में एक बूढ़ा आदमी आया था उस कॉन्फ्रेंस में। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा था कि मैं इस शास्त्र का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है पांडुलिपि 1911, 1912, 1930 उस टाइम के मैंने देखा है, बेंगलुरु में एक जगह है, अभी भी वो वहां पे है, न केवल इसका और भी कहीं पांडुलिपि। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके उनके साथ एक कमिटी बना के हम गए थे उधर। बिरला प्लानिटेरियम की तरफ से एक वीरेंद्र आया था, मैं गया था, और वो आए थे 3। जाके बेंगलुरु में एक शेषाद्रिपुरम बोल के जगह है, वहां पे एक आदमी था, उसके घर में पुराना डब्बा था, उस डब्बे में कई पांडुलिपियां थी, वो पुराने पेपर के, न ताड़पत्र के नहीं है, पुराने पेपर के है। तो उसमें हर एक पे डेट दिया गया है, सो एंड सो डेट 1911 से लेके 1940 तक। तो जी वेंकटाचल शर्मा बोल के एक स्क्राइब था जो लिखा है, वो जो डिक्टेशन जो दिया है वो सुब्राय शास्त्री है, अनेकल सुब्राय शास्त्री, वो भी भारद्वाज गोत्र के थे, मैं भी भारद्वाज गोत्र का हूँ, इतना ही हमारा उनका संबंध, और कुछ नहीं। हाँ, भारद्वाज गोत्र के हजारों लोग होंगे। तो उसके बाद वो पांडुलिपियां हम उनसे पूछे हम कि हमें दे दो, वो बोलते नहीं हम नहीं दे सकते, ये हमारा है। तो हम मुश्किल से उसको कॉपी बनवाए,
उन्होंने बोला कि जो करना है करो, लेकिन हमारे घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। तो उसी घर में हम मशीन लगा के पूरे कॉपी बनाए। उसमें कुछ 12-15 पांडुलिपियां हैं, विमान शास्त्र पूरा है, और एक कृतक वज्र निर्णय है, और एक अंशुबोधिनी है, और एक आपने में पारिजात है, और अब तत्वोपन्यास है, और एक राज्यतंत्र भी है, याज्ञवल्क्य का राज्यतंत्र। तो ये सारे किताबें जो है बाहर नहीं मिलेंगे आपको, कोई लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, कोई पांडुलिपि भंडागार में नहीं मिलेंगे, कोई कैटलॉग में नहीं मिलेंगे। तो ये सब हम जेरोक्स करके हम हैदराबाद लेके आए और एक कमेटी बनाए। तो बिरला के जो 2 इंस्टीट्यूट है वहां पे, एक प्लानिटेरियम है, दूसरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बोल के केमिस्ट्री का लैब है, वो दूसरा जगह में था। उसका हेड जो है केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ उस्मान यूनिवर्सिटी गणोरकर साहब थे, MC गणोरकर। तो वो और डॉक्टर सिद्धार्थ जो बिरला साइंस सेंटर प्लानिटेरियम के हेड थे, और मैं कौन हूं, मैं संस्कृति हूं, वो लोग जो है साइंटिस्ट है, इस तरह का। क्योंकि मैं इसको सब इंटरप्रेट कर सकूं, डिसाइफर कर सकूं, वो कुछ बना सके लेबोरेटरी में। तो एक अचानक चीज होगी, उस टाइम पे हमने सोचा कि ये बॉम्बे वाले जो है IIT बॉम्बे के जो थे, और ये नारायण शेठ जो था, उनको हैदराबाद ले जाके उनसे हम करवाएंगे सब। लेकिन नारायण शेठ जो था, ये ऐसा आदमी था कि वो बनिया था, एक बिजनेसमैन था। वो बोल रहा था ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी मैं करूंगा वो सब मेरे नाम पे होना चाहिए, पेटेंट्स। और बिरला भी बनिया है, बिरला तो बिजनेसमैन है। वो बोले नहीं नहीं, सारे पेटेंट्स हमारे होंगे, आपके कैसे होंगे, क्योंकि पैसे हम खर्च करेंगे, लेबोरेटरी हमारा है। तो इस बीच में वो रुक गया था। तो यहां तक रुक गया कि कुछ काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उस तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, प्रेस स्टेटमेंट दे दिया कि हम कुछ बनाने वाले हैं। तो हमारा परिस्थिति बहुत नाजुक हो गई, because we have committed to the press, to the society and outside world that we are going to produce something out of those manuscripts, and finally we are found to be stuck. तो उस टाइम पे एक इमरजेंसी मैनेजमेंट के रूप में मैं उस फील्ड में एंटर किया। नरेंद्र शेठ जो काम किया था डिसाइफर करने का, उस काम में मैं जुड़ गया। नरेंद्र शेठ तो गया काम से, नहीं आएगा वो। तो मैं ये विमान शास्त्र रोज 6 महीने तक सुबह 3 बजे 2 बजे से लेके पढ़ते इसमें 200 मटेरियल्स दिए गए हैं, 200 से अधिक नए नए मटेरियल्स, अलॉयज, ग्लासेस, सेरामिक्स, तरह के 200 के ऊपर दिए गए। लेकिन 200 में हम 20 भी नहीं बना सकते, 2 बनाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका वर्डिंग जो है वो बहुत मुश्किल है समझना। मामूली संस्कृत नहीं होता है, मामूली संस्कृत कोई समझता नहीं इसको। यदि इस किताब को मैं आपके डिपार्टमेंट में दे दूं, संस्कृत डिपार्टमेंट में, और जितना भी टाइम दे दूं, 6 महीने टाइम दे दूं, कुछ नहीं आएगा बाहर निकल के, क्योंकि इसमें कई समस्याएं हैं। एक समस्या जो है इसकी जो शब्दावली है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन दिस टेक्स्ट, सम ऑफ देम आर वेरी वेरी आर्केक, दे आर नॉट देयर इन संस्कृत टुडे। आज नहीं है वो। जैसा आप सोच लीजिए, अब कॉपर है, कॉपर के लिए ताम्र तो मामूली शब्द है, वो तो है कुछ जगह में बोलता है वो रवि। रवि का मतलब सूर्य हो जाएगा। अब आप किसी डिक्शनरी में बताइए संस्कृत का कॉपर है बोल के, नहीं होगा, लेकिन वो बोलेगा रवि, क्योंकि रवि भी रेड होता है, कॉपर भी रेड होता है। इस तरह वो पुराने जमाने का, जो पुराना मतलब वैदिक और पोस्ट वैदिक, प्री पुराणिक, पुराणिक, अलग अलग टाइम के टेक्स्ट यहाँ पे कोटेशन दिए गए हैं। Around 100 texts are quoted in this book. एक बुक अकेला खुद का इंडिपेंडेंट नहीं है। इस बुक में 100 other texts are being quoted. Those texts belong to metallurgy, mathematics, chemistry, इस तरह का अनेक सब्जेक्ट। तो ये मत समझना कि विमान शास्त्र एक खुद का इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है। About 100 टेक्स्ट, उसका लिस्ट भी दिया गया पहला, और उनसे कोटेशन देते हुए ये ऐसा बनाना, ये ऐसा बनाना, ये ऐसा बनाना दिया जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है कि एक चीज को बनाने में। सो मैं सबसे छोटा चीज जो है एक तमोगर्भ लो बोल के था, वो बनाया, क्योंकि उसके अंदर केवल 3 इनपुट्स थे, बाकी में 10, 15, 20 इनपुट्स थे। तो 3 शब्दों का डिसाइफर करना बस। कृष्ण सीसम च आंजनिकम वज्रतुंडम समाम शतः संपूर्य सुक्तिपूषायाम शतकक्षोष्ण वेगतः, ये कहा गया है। बाद में शनै शनै निषिंचेत, ही ट्रीटमेंट। तो क्या है? कृष्ण सीसम च आंजनिकम च वज्रतुंडम। कृष्ण सीसम तो आप सब जानते हैं, लेड है, ब्लैक लेड है, जो लेड पेंसिल लेड बनता है। और आंजनिकम, अंजन, ये क्या है?
काजल मतलब वो काजल तो बहुत दूल्हा चीज है, यहाँ पे कोई बड़ा चीज होना चाहिए तो लो होना चाहिए। तो हम बहुत तड़प रहे थे, मैं बहुत लोगों को पूछा है, सब लोग बोलते हैं काजल। काजल से वो काजल तो बहुत नरम चीज होता है, उसमें मेटल बनने का कोई शक्ति नहीं है, ये तो मेटल की बात कर रहे हैं। तो एक दिन एक साधु आया था, उनका नाम भी अंजनानंद था, वो मेरे घर में आके ठहरा। तो बाद में बोला आप फलाना मुन्नालाल दवा साज में जाओ बेगम बाजार में हैदराबाद में और बोलो सुरमा, आई मीन ये वो बोलेगा काला या सफेद, तो ये तो काला है, तमो अगर भलो तो काला बोलो। तो बोलते वो एक काला पत्थर लेके आया, वो असली आंजनिकम था, वो पत्थर था गेलेना, लेड सल्फाइड ओर। तो ये डिसाइवर हो गया। वो तीसरी जो है वज्रतुंडम, वज्रतुंडम आप कोई निघंटु में देखिए आपको गरुत्मान मिलेगा, गरुत्मान को आप लोग नहीं बना सकते, क्या करेंगे आप। तो मैं फिर इनको पूछा उनको पूछा, तो आयुर्वेद के जो स्पेशलिस्ट थे वो बोल रहे थे एक स्नूही तुहर प्लांट है, उसका जो नेल्स है वो थॉर्न्स है, वो कांटा वो एकदम वज्रतुंडम के जैसे बहुत हार्ड होते हैं, तो उसको लेते हैं हम। तो उसको ले ली, उसमें भी कई प्रकार के हैं, राउंड है, वो बोलते हैं काढ़ा लेना लॉन्ग, तो उसको लिए। सो कृष्णसीसम जांजनिकम वज्रतुंडम समांशतः इक्वल प्रोपोर्शंस इन वेट संपूर्ण सुक्ति मूषायाम। एक मूषा था उनका सुक्ति मूषा, आज तो एक ही मूषा है, उनके पास कई सौ मूषाएं हैं, 200-400 मूषाएं हैं, हमारे पास एक ही है। तो इसी मूषा में लैब में ये तीनों डाल दिए और उसको हीट कर दिए। वो बोलता है 100 कक्षा टेम्परेचर पे वो पिघल जाएगी। कक्षा का टेम्परेचर क्या है कोई नहीं जानता। तो हम उसको गर्म करते गए, वो 1250 डिग्रीज में वो पिघल गए। तो हम बोला कक्षा इज इक्वल टू 12.5 डिग्रीज, लेकिन दैट इज ओनली इन लीनियर स्केल, नीड नॉट बी इन ऑल रेंजेस, ओनली इन सम रेंज इट मे बी ट्रू। तो हम उसको बनाया, वो पिघल गए। तो बाद में बोलता है शनय शनय निशिंचेत, स्लोली उसको पोर करो, हीट ट्रीटमेंट दिया जाए, तो पोर करे तो मटेरियल बन गई। अभी मेरे पास है लेकिन सिक्योरिटी वाले नहीं जाने दिए, तो मैं फोटो बताऊंगा आपको। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तमोगर्भ लो है। इसको हम उस्मान यूनिवर्सिटी फिजिक्स डिपार्टमेंट में ले गए थे और उनके लेजर उसके ऊपर इम्पिंज करके उसका रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स सब लिए, तो वो 79% लेजर को ऑब्जर्व कर लिए, तो कोई रेडिएशन वो ऑब्जर्व कर ली थी, तमोगर्भ। और उसके बाद में अभी अभी आगे जाइए, बड़े बड़े शेप भी बनाए रिसेंटली इन जय यूनिवर्सिटी। फोटो आगे आगे जाइए, कौन बना रहे। तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में 3 साल पहले मैं फिर बनाया इसको। ये जो पहले बना वो 90s में बना है, तो फिर मैं बनाया आगे। ये सर्कल, ये सिलेंडर शेप है, और आगे जाइए। नहीं ये नहीं, और आगे जाइए। ये बड़ा नहीं, ये आगे जाइए। हाँ, और बड़ा होगा ना कोई, नहीं ये नहीं नहीं, पीछे जाए पीछे जाए, हाँ बस यहाँ रुक जाए। सो ये तमोगर्भ लो हो गया। तो ये हमारी पहली आविष्कार थी, उसका पेटेंट अप्लाई किया गया, बिरला को मिल गया। मेरा नाम तो नहीं था, मैं तो छुप के करता था ये सब, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बहुत खिलाफ थी इसके ऊपर, तो बिरला के नाम से वो बन गए। तो अगली नेक्स्ट क्या बनाएंगे, तो नेक्स्ट क्या है, एक पुष्पिणी यंत्र था। पुष्पिणी यंत्र इसलिए नाम दिया गया कि उसमें से मंदम मंदम मलय मारुतम पुष्पिणी, हवा एयर कंडीशनर है वो विमान का। तो उसमें जो है केमिकल्स यूज करते हैं, वो जो पाइप में जाते हैं और वो फैन होता है वो करोजन हो जाता है। वो बिना करोजन वाला एक वो दूसरे में जाए, वो सोना जैसा दिख रहा है ना, वो उसको हमने बनाया। उसमें जो है 3 इनपुट है, कॉपर, जिंक एंड सेम आंजनिकम। तो हेमवर्णम मृदुलम बोलता है इसको। हेमवर्ण तो दिख रहा है, मृदुल कैसा होता है, हाथ के लिए नहीं, मशीन पे जाइए वर्कशॉप में, वो बहुत सॉफ्ट था, मेलिएबल, डक्टाइल, ऑल फीचर्स इट हैज। तो उसके ये भी पेटेंट कर लिया हम। और इसका जो है करोजन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालिए। अब कोई कॉपर अलॉय ले लीजिए, देयर आर 36 कॉपर अलॉयज इन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स हैंडबुक, यू मिट हैव सीन ASM 81, ASM 86। आउट ऑफ 36, none of them is given a good grade for corrosion with sodium chloride. In saturated sodium chloride solution, 4% saturated sodium chloride, any copper alloy, if you put, it will lose weight at the rate of 0.2 milligrams per decimeter square per day. तो आप कुछ दिन रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, मतलब आप 2-3 महीने रखेंगे वो चीज खत्म हो जाएगी।
तो ये नहीं होता, ये 0.002 है, 1000 टाइम्स लेस। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। और उसी टाइम पे द्वारका की जो एक्सकवेशन हुई थी अंडर वाटर, SR राव जी थे, वो हमारे पास आए थे हैदराबाद में, बिरला प्लानिटोरियम में लेक्चर दिए थे, मेरे घर पे भी आए थे। तो मैं जब उधर गया था गोवा में, वो उन्होंने मेरे एक सैंपल दिए थे, वो भी समुद्र के नीचे था द्वारका से, आज तक वो ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ उसको करोजन। ये भी करोजन रेजिस्टेंट है, वो भी करोजन रेजिस्टेंट साल्ट वाटर का। तो टेस्ट करो बोले तो उसका भी हम कैरेक्टराइज करें, और ये निकला कि वो अलग है, ये अलग है। उनके पास कई ऐसे फॉर्मूला थे जो करोजन रेजिस्टेंट थे, जैसा कि दिल्ली आयरन पिलर है। तो उसको अभी पेटेंट किया गया। अभी तीसरी चीज, वो एक वक्र प्रसारण यंत्र था। वक्र प्रसारण यंत्र क्या जाइए, वो मशीन बताइए। ये जो सार्प तिर्यक गमनम, जो विमान ऐसा ऐसा जाने का, सार्प गमनम या तिर्यक गमनम रिवर्स, इसके लिए ये गियर बॉक्स है। इसके जो दो आउटपुट उधर है, एक इनपुट है, वो जो वहां पे वो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील है। जो आउटपुट एक उल्टा जाएगा रिवर्स गियर, एक फॉरवर्ड जाएगा, और 2.3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके अंदर 16 गियर व्हील्स है। क्रकचांगुल चक्रेभ्यो षोडशेभ्यो यथा विधि, वो पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। आज तक कोई गियर बॉक्स में 16 गियर व्हील्स वाला कोई गियर बॉक्स इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा जो है ट्रैक्टर है, उसके 8 होते हैं। तो इसका भी पेटेंट किया जाए। तो इस लोह जिससे बना है, अरारताम्र हेमवर्णम दृढ़म, कैसा दृढ़ है? जब मेजरिंग करे, टेस्टिंग करे, उसका यंग्स मॉड्यूलस निकाले एनजीआरएम में 16.9 निकला है। स्टील का कितना मालूम है आपको? 15। यह स्टील से भी हार्ड है। कॉपर अलाय हार्ड देन स्टील, कैसा मालूम संभव है? क्योंकि उन्होंने स्मॉल क्वांटिटी का आयरन यूज किया है। 0.5% ऑफ आयरन इसमें है, तो हाई स्ट्रेंथ आ गई। आप देखिए, डोपिंग बोलते हैं उसको, जर्मेनियम में, सिलिकॉन में भी डोपिंग होता है। और हर एक मेटलर्जी एक्सपेरिमेंट में जो है अलॉयज बनाते हैं डोपिंग से, जैसा कि कार्बाइड स्टील है, या थोड़ा सा दूसरे मटेरियल को डालने से इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाती। तो ये सब कैसे मालूम उनको? यही मिल रहा है प्रूफ, जो मैं पहले प्रश्न पूछ रहा था। अभी 2-3 साल पहले लंदन से एक औरत आई थी। वो नासा वालों को लेटर लिखी थी कि हमारे पुष्पक विमान था, और महाभारत में सौभग विमान था, ये था, वो था, तो आप अपने हिस्ट्री बुक्स में आप इनके नाम लिखिए। उन्होंने साफ सीधा इनकार कर दिया। कौन इनकार कर दिया? नासा वाले। नासा वाले कौन था? एक रामचंद्रन था, वो इंडियन ही था नासा में, वो इनकार कर दिया। कारण ये दिया कि कोई प्रूफ नहीं है। तो वो औरत प्रूफ ढूंढते ढूंढते मेरा नाम पकड़ लिए गूगल पे, तो ये मेरे पास पहुंच गया हैदराबाद में, मैं ये सब बताया उनको। तो अभी मेरे को लंदन बुला रही है वो। तो इस तरह का हमारे पास 10-15 चीज है। तो एक रिपोर्ट मैंने बनाया, आप रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जी। रिपोर्ट जो बोला वो रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर, जल्दी कराओ भाई, आ गया चलो। तो इस रिपोर्ट में मैं पूरे चीज जो है दे दिया है, पहले फैकल्टी को दे दो। और जो किया हुआ है, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, सबका उसमें डिटेल्स दिया है। द बैकग्राउंड, उसका पूरा हिस्ट्री जो मैं आज का भाषण दे रहा हूं, उसे इसमें दिया गया है। और इस बीच में हम पहुंच गए राजलोह पे। राजलोह जो है वो बॉडी का था, विमान का। जो विमान मतलब आप जानते हैं उसका डेफिनेशन क्या है? वेगसाम्याद अंडजानामिति, ये पहला सूत्र है भारद्वाज का। वेगसाम्याद अंडजानामिति, एव, बर्ड इज एन एव, एव इज एविएशन, एविएशन कम्स फ्रॉम एव। ग्रामात ग्रामांतरम वा, देशात देशांतरम वा, लोकात लोकांतरम वा. It was interplanetary travel also, believe it or not. I gave a lecture in ISRO to prove that they were familiar with interplanetary travel, because they were talking of meteorite impacts, they were talking of intersection of planetary orbits, they were talking of 402 types of radiation out in outer space. ISRO वाले मान लिया कि इनको मालूम है interplanetary travel क्या होता है. तो इस तरह का जो विमान जब बाहर जाती है, बाहर मतलब अर्थ के बाहर, और फिर वापस आती है, तो एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन से जल जाता है. जैसे वो कल्पना चावला जल के मर गई थी, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हीट को, ऊष्मपा त्रिलोहमया एक सूत्र है, एक हीट अब्जॉर्बिंग अलॉयज का बड़ा चैप्टर है इसमें. तो उसमें एक राजलोह है जो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है. तो उसको बनाने में हम जुड़ गए थे. उसमें कुछ 20 इनपुट थे, सारे हम डिसाइफर कर ले, लेकिन 2 शब्द डिसाइफर नहीं हुई. वो 2 शब्द के लिए वो अटक गया.
वो दूसरा एक विद्युत दर्पण है, वो विद्युत यंत्र, वो जो लाइटनिंग आते हैं विद्युत, उसको न्यूट्रलाइज कर ले। विद्युत द्वयोद्भूत कृशान वेगोपशांतकम महाद्युतितम भासुर भानुभासुरम, वो एनर्जी लाइटनिंग से ऑब्जॉर्व करके लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आज कोई मटेरियल है आज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके लाइट में कन्वर्ट करे? इम्पॉसिबल। वो करता है। उसमें भी दो शब्द हम अटक गए, सेम दो शब्द जो राजलोक में अटक गए थे। एक पंचाननम है और एक विरिंची है। एक पंचाननम था एक आयरन ओर विथ 5 फेस्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट मैग्नेटिक। अभी पायरेटोहाइड्रॉन है, ये सब जो है नॉन मैग्नेटिक है। पेरोटाइट जो है मैग्नेटिक है। ये सब मैं बोल रहा हूं, मेटलर्जी वाले समझते हैं, मैकेनिकल वाले समझते हैं, जियोलॉजी वाले समझते हैं, केमिस्ट्री वाले समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते। तो हम उसमें अटक गए। और इसी तरह उसमें कई चीजें हैं। बधिर लोक, बहुत छोटे छोटे साउंड को भी वो पकड़ेगा। तो ये जितने भी मटेरियल्स इसमें दिए गए 200 के ऊपर, और जिनके इस्तेमाल करने से 31 यंत्र बने थे। अंगान 31, ये सूत्र है। वो 31 यंत्रों में हम केवल एक यंत्र का नमूना बनाया। वो जो मैं आपको बताया वो 4 इंचेस डायमीटर था, लेकिन असली मशीन तो 24 इंच डायमीटर का है। ये बनाने में 20 साल लगे। तो लेकिन सेम प्रिंसिपल है। ये वक्र प्रसारण यंत्र है, दूसरा तमोगर्भलो जो है वो तमो यंत्र का है, और एक चुमकमणि जो है वो गुहागर्भादर्श यंत्र का है। तो इस तरह 31 यंत्र है। हर एक विमान में यंत्र इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा 4 विमान के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए गए। शकुन विमान, रुक्म विमान, सुंदर विमान और त्रिपुर विमान। एविएशन के 3 प्रिंसिपल से उड़ान हो सकता है। एक जो है रॉकेट, वो सुंदर विमान है। उसमें सुंडाल, जो हमारे हाथी का जो ये होता है सुंडाल, सोंड, सो उसका डिस्क्रिप्शन दिया। उसको कोने पे नोजिल होता है, वो पानी को घस बोल के फेंकता है, आप देखे होंगे। तो उसी प्रिंसिपल से आज भी जो है रॉकेट चलती है, कोई भी इंजन चलती है, उसी से होता है। जेट प्रोपल्शन, जितना स्पीड से बाहर आती है उतना स्पीड वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मोशन हो जाता है। उसी को उन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया, कैसा सुंडाल का डिजाइन करना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, उसका साइज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सुंदर विमान का। और ये रुक्मा विमान है जो हेलीकॉप्टर प्रिंसिपल, वर्टिकल टेक ऑफ, एकदम सीधा ऊपर जाएगा। ऐसा रॉकेट को जेट नहीं है उसमें सक्शन है, और उसमें कुछ एंटी ग्रेविटी का भी प्रिंसिपल्स है। हाई वोल्टेज लेवल पे थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी इफेक्ट हो जाता है, ग्रेविटेशन के खिलाफ हो जाता है हाई वोल्टेज स्टैटिक फील्ड्स में, स्टैटिक वोल्टेज में। तो वो हम नहीं समझे आज तक। नासा वाला अभी भी ट्राई कर रहे हैं, वो क्या एंटी ग्रेविटी चीज हो रहा है वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं। आप अपोलो 11 को देखेंगे तो उसका डिजाइन वेरी सिमिलर टू रुक्मा विमान, वो कैप्सूल जैसा होता है। उनके पास है ये सब, बहुत पहले ही गए। कब गए ये सब? हिटलर के टाइम पे गए। हिटलर के टाइम पे सारे शास्त्र जर्मनी गए थे। मैं जर्मनी जाके देखा था उनको, उधर हाइडलबर्ग लाइब्रेरी में सारे पढ़े हुए हैं पांडुलिपि, मैं खुद देखा है। और फ्रैंकफर्ट में भी है, म्यूनिक में भी, हर जगह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले वो जितने भी चौरे काम किया जर्मनी, हमारे रिश्तेदारों को भी उठा के ले गए, ब्राह्मण पंडितों को। और उसके बाद ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश उनको रोकने का ट्राई करे। ऑक्सफोर्ड में बोडेलियन लाइब्रेरी में सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे है। इतना चौर हुआ है, आज तक कोई ना कुछ ना बोलता। क्योंकि हिंदुस्तान में जो जितने भी हमारे जैसा कि बोलते हैं मैकाले के औलाद बैठे हुए हैं सब, हम भी। मैकाले का जो स्टेटमेंट था, आफ्टर 200 years ब्राउन इंग्लिश मैन एंड वुमेन विल बी बॉर्न इन इंडिया हु विल एक्ट एंड थिंक एंड बिहेव लाइक इंग्लिश मैन। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग टुडे एंड नो अदर कंट्री विल टॉलरेट ऑल दिस। यदि इसी परिस्थिति जापान में हो या जर्मनी में हो या रशिया में हो, क्या होता था मामला? चीन में हो, क्या होता था आज तक? तो इस तरह हमने 10-20 चीज बनाए उसमें। उसके बाद हम रुक गए, क्योंकि इसमें कोई फर्नेसेस बड़े हाई टेम्परेचर के होने चाहिए थे। सारे फर्नेसेस हिंदुस्तान में हैदराबाद बेंगलोर मिलके 1400 डिग्री 1500 डिग्री से ऊपर नहीं मिले हमको। तो इसमें कई चीज है 2500 डिग्री के चाहिए, 3000 डिग्री के थे, कहां से मिलेंगे हमको? हम DMRL के यूज करें, NGRA के यूज करें, और BHEL के सेरामिक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यूज करें। हर जगह हम करते गए, बाद में रुक गए। तो हम समझे ये फर्नेसेस का खेल खत्म होना है, तो हम कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जाए। तो मैं समझा भाई
ये जो रामायण कथा है, दो आदमियों को बीच का लड़ाई है। कौन है? राम। आप बोलेंगे राम और रावण, नहीं, मैं बोलूंगा भरद्वाज और रावण, क्योंकि राम का जो टेक्नोलॉजी था वो सब भरद्वाज का ही था। ये जो भरद्वाज आपके प्रयाग में था, या उसके बाद क्या भी सब मैं भी भरद्वाज हूं। और दूसरी तरफ रावण था। तो भारद्वाज का तो हमने स्टडी कर लिया और अटक गए थोड़ा सा, तो रावण के पास जाएंगे। तो उड्डीश तंत्र है रावण का, तो उसमें एक अग्निस्तंभन है, वो मंत्र के साथ है और बिना मंत्र भी है। मंत्र सिद्धि के लिए 4 लाख का मंत्र जप करो और सिद्धि करो। आप कोई कर सके तो हाथ उठाइए। आजकल कोई नहीं कर सकता, तो हम छोड़ दिया मंत्र का चक्कर। तो बिना मंत्र का जो उन्होंने योग बताया कुछ मूलिकाओं का, उसका रस लेने से, लेपनात् किंचित वस्तु न दह्यते, उसका रस लेपन करने से किसी चीज आग में नहीं जलेगी। मैं करके बनाया उसको, मेरा बेटा और मैं, तो उसका पेटेंट भी ले लिया, अग्निस्तंभन। और उसके बाद अनाहार बनाया, एक पाउडर है, उससे लड्डू बना के खा लिया, आपको खाने का जरूरत नहीं होते, मतलब सारे जिंदगी नहीं, उस दिन के लिए। अनाहार नहीं, वो पाउडर है, जैसा उसमें गाय की घी होती है और ये उड़द दाल होती है, इस तरह के कई चीज होते हैं, कमल के बीज होते हैं, कई चीज होते हैं। वो बहुत स्ट्रांग है, हेवी है। वो आप एक लड्डू खा लीजिए, छोटा लड्डू, पूरा पेट इतना भर जाएगा, आपको शक्ति भी बहुत आएगी और खाने का इच्छा ही मिलेगा। आपको जिलेबी भी देगा, नहीं चाहिए, पेट भर है इतना लड्डू। मैं 100-200 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी है मेरे पास। डायबिटीज वाले का शुगर कम हो गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ज्यादा खाना और कम काम। तो और मोटे वाला के मोटा भी कम हो गया। और मामूली लोगों को जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं भी यूज करता था उसको, तो बहुत डिमांड था। इतना डिमांड है कि जब कभी हम बनाते वो खत्म 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, फिर बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सारे चीज लाने पड़ता है, बनाना पड़ता है। हाँ जी, तो आपको इसमें 2 चीज बनाए। अनाहार में 2 प्रकार के अनाहार है। एक जो है केवल भूख को मिटाता है, दूसरा पिपासा को मिटाता है। क्षुत पिपासापहम, धूत और प्यास, भूख और प्यास दोनों को मिटा देता है। मतलब परमानेंट नहीं, केवल आधा दिन या 1 दिन तक, तो बाद में फिर लगी। तो ये दोनों का हमारे पास फॉर्मूला है, और अभी तक हमने पेटेंट भी नहीं किया है, शायद आपके इंतजार में। तो तो इस तरह हम आगे बढ़ते गए और नए नए चीज करते गए, और सबके कुछ पेटेंट लिए हैं, कुछ बिरला के पेटेंट्स है, कुछ मेरे हैं, कुछ अभी पेटेंट लिए नहीं है। तो ये रिपोर्ट है उसका, ये काफी पुराना रिपोर्ट है। फिर अभी मेरा नाम नया लगा है, मेरा नया डिजिग्नेशन था महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल, तो वो नाम लगा दिया। लेकिन जब मैं लिखा था वो, मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल था, 12 साल के पहले डीडीजी था। तो अभी आपके लिए फ्रेश बना के आपको दे दिया है। तो अभी आगे क्या करना है आप सोच लीजिए, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोच लेंगे, और आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोच लेंगे। मैं इससे बंद कर दूंगा। थैंक यू। यस प्लीज। Thank you very much for your presentation. It's my question of curiosity and nothing, no background for it. In your report, you mentioned that this manuscript dated early 90s. But then back in 1974 itself, there has been a critical study. Yeah, Mukunda, I'll tell you about it. Yes, sit down, I'll explain to you. So, Mr. Mukunda is well known to me, Professor H.N. Mukunda. So I met him also. I showed him all these samples, whatever you are seeing, physically. Then immediately he said, I never said in my report that metallurgy was not known or material science was not known. In that report, they have mentioned that Sundar Viman will not fly. There is some chance of Rukma Viman flying, but not others. And he explained the background of that report also, which they wrote, that paper they wrote. उस टाइम पे IISc Bangalore में 2 ग्रुप बन गए थे. One group was in favor of this, and the other group was anti that. So he belonged to the second group. So in order to fight the first group, they wrote this paper, and they didn't do any study. They himself told me, because if you want to study, it will take time. It will take many years. I have taken 40 years. अभी जो report मैं दिया है, I have taken 40 years. They have not taken 4 days also. Please note this. He himself told. And we had to write this report in a haste, and the publisher of that paper
has put a box which they have dropped in their circulated copy. The box says the editor and the journal does not take any responsibility or any support it does not give to the statements made in this paper, and it is too early and in a haste, and etc. etc. Now there are more points on this. I've given a rejoinder to them. I've given a press rejoinder to that paper. It was published in many newspapers. So the first point is they never tried anything experimentally. If you want to try experimentally, you need to have a team, you need to have a lab, you need to spend time, it will take money, it will take years. They did nothing. Secondly, their knowledge in Sanskrit or Shastras is very limited. I would not say zero, but I don't think they will be in a position to even replicate one single item which I produced. I gave you the examples of how the words are very complicated. It is a very difficult task. It takes impossible time and situation complication. I am quite familiar with IISc. I go there often. I give lectures. Thirdly, they had a motive of for and against kind of a. And fourthly, they have not disputed the materials part. And that's what Mukunda kept on repeating. So whatever work I did is only materials and one machine. On that also they don't have any. At that time that machine was not ready. But I never claimed any success in the Vimana itself. आपको पूरा विमान बनाना है वो असंभव है, क्योंकि उसमें जो दिया गया है एक एक विमान का 2-3 पेज 4 पेज देता है, उसमें कई यंत्र है. एक यंत्र बनाने में 40 साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे. आप कैसा विमान बनाएंगे? और बिना बनाए, बिना कोई प्रूफ आप कैसा बना बोल सकते हैं कि वो नहीं उड़ेगी या उड़ेगी? बनने के बाद हम बोल सकते हैं उसके क्या प्रॉपर्टीज होंगे. विमान की बात तो दूर है, आप पहले यंत्र बनाइए, एक यंत्र बना के बताइए. या ये यंत्र की बात दूर है, यंत्र के अंदर जो जितने भी मटेरियल्स है, पार्ट्स है, उसके मटेरियल्स एक बनाइए. वो कुछ नहीं बनाए. And they kept mum. When I gave this rejoinder and I met them, and they kept mum. They accepted defeat. And this has been presented in many conferences. In Bharatiya Vijnan Sammelan in Goa, after the Bombay Science Congress episode of Bodas' lecture. Bodas was a pilot. He doesn't have any scientific technological background. So he just talked roughly and press took on him very badly. So the Bharatiya Vijnan Sammelan was conducted after Indian Science Congress at Goa. Indian Science Congress was at Bombay by the central government with Defense Minister Manohar Parrikar and various others. They invited me and I gave a press conference. I showed all these things physically. Then they all kept quiet. A lot of press interviews were given by me, 2 Times of India and so many people. After that, they are all silenced. I maintain a position that whatever I produced, that is evidence. I am not claiming all things in it. And I will not accept any criticism or rejection, nor I accept its assertion. Yes, next question. सर ये जैसे कि हम लोगों ने मान लिया है कि नासा ने प्रूव कर लिया कि राम सेतु है, यानी कि हनुमान जी हैं, राम जी हैं, सब लोग थे. तो ये जब लक्ष्मण को जो है चोट लगता है तो हनुमान जी जो है लंका से जो है उड़ के आते हैं और संजीवनी बूटी लाते हैं हिमालय से. लगभग मान के चलिए कि लंका से हिमालय 3300 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर जाना, 33 किलोमीटर आना, 600 किलोमीटर, और टोटल जो 12 घंटे के अंदर ही लाना है. सुबह से पहले प्राण बचाना है. तो ये उनकी गति क्या थी? और आप बता रहे हैं कि विमान कई तरह के विमान होते हैं, उड़ने वाले, डायरेक्ट उड़ने वाले हेलीकॉप्टर विमान, तो किस स्पीड से गए थे और किस तरह? नहीं, वो कोई विमान में नहीं गए थे. आप बैठे. आप और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाइए. वो उनका खुद का सिद्धियां थी, वो अलग बात है. समझे आप? तो सिद्धिया की बात अलग है, उनका कोई विमान है. पुष्पक तो विमान था. इसी शास्त्र में जो किताब में कहा था वो है ना, वो जो बताया था उसी में पुष्पक का भी जिक्र है, लेकिन वर्ण पूरा डिटेल नहीं है, केवल नाम जिक्र किया गया. त्रेता युग के विमान उनके लिस्ट में है. कई विमान थे त्रेता युग में, उसमें पुष्पक भी था. और द्वापर के कई थे, उसमें सौभग भी था जो साल में यूज किया है. और ये कृतक कलयुग के जो है हम उसी से हम ये बनाए, ये हम जो बनाए कलयुग के विमान है. वो कोई त्रेता युग के और द्वापर युग के नहीं होते. उसमें कोई मांत्रिक शक्ति नहीं है. हम जो बनाए छोटे चीज, उसमें कोई मांत्रिक शक्ति नहीं है. लेकिन वो बोलता है कि वो पुराने इसमें मांत्रिक था,
वो आज तक मतलब कलयुग में जो है मंत्र सिद्धि बहुत कम लोगों को होता है, ये होता ही नहीं होता है। ये अष्ट सिद्धियां जो है कलयुग में किसी को होता ही नहीं मेरे ख्याल से। तो हनुमान जी के हुए या और कई लोगों को हुए वो अलग बात है। आपको सिद्धि चाहिए तो आप कोशिश कर सकते हैं। मेरे पास मंत्र है। सर मेरा प्रश्न नहीं है, एक जिज्ञासा है। जी। जो आपने मेटल बनाया है जो रेडियंस फ्री है, लगभग ऐसा ही वर्णन ऋग्वेद में 15 से 20 मंत्रों में आया है। अश्विनों के जो वर्णन आता है, उनके पास एक ऐसी नाव थी जो अपने आप विमान में भी बदल जाती थी, नाव भी बन जाती हाँ। थी, जो 100 योजन समुद्र में भी चली जाती हाँ। थी और बिना किसी रेडिएशन के प्रभाव के, उस पे किसी भी रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं होता था। तो संभवतः वो कुछ ऐसा ही हाँ। मेटल उसमें यूज हुआ होगा। हाँ, मैं बोलता हूँ बैठिए। इसी विमान शास्त्र में मैं कह रहा था 4 विमान के वर्णन किए गए हैं। एक सुंदर विमान, एक शकुन विमान, एक रुक्म विमान और चौथा जो है आपका है त्रिपुर विमान। सो पृथ्वी अंतरिक्षेशु, त्रिपुर जो है पृथ्वी, आपा और अंतरिक्ष तीनों में जो है अनअफेक्टेड जाती है त्रिपुर विमान। उसका हमने डिजाइन बनाया। अब्दुल कलाम जी जब बिफोर प्रेसिडेंट हुए थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, उसमें नॉर्थ ब्लॉक में हमें बुलाया और वो डिजाइन का पूरा डिस्कशन किया, पूरे ड्राइंग देने के लिए बोला। हम ड्राइंग बनाया लेकिन पूरा नहीं कर सके, आधा में रुक गए थे तो उनको पूरा दे नहीं सके। बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए बाद में। तो ये जो हाइपर एम्फीबियस हाइपर प्लेन बोलते हैं इसको, एम्फीबियस हाइपर प्लेन, वो पानी में जाता है और पानी के ऊपर और पानी के नीचे सबमरीन जैसा, और जमीन पे जाएगा एक गाड़ी के जैसा, और आकाश में जाएगा एक रॉकेट जैसा। तो इसका जो है सोलर एनर्जी यूज की थी उसने, और उनका जो मटेरियल्स उसने यूज किया है एक त्रिनेत्र लोह है, त्रिनेत्र लोह। उसका जो वर्णन किया गया है, उसका बनाने का तरीका हम कोशिश भी नहीं कर सके क्योंकि उनके जो इनपुट्स है वो कई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स थे, ज्योतिषमती लोह, रोचिष्मती लोह, वो मिलते नहीं कहीं। तो यदि ये मिलेंगे तो हम बना सकते हैं उसको। उसका वर्णन ये क्या है, के कपिंच समप्रभम, के कपिंच समप्रभम, मोर का पंख का जैसा रंग है, अदाह्यम अच्छेद्यम जला अग्निवाता तापाजैरभेद्यम नाशवर्जितम। ये सुपर अलॉय है, टाइटेनियम का बाप का वादा है। तो इसका बनाने का भी कोशिश हो रही है लेकिन सक्सेस अभी नहीं आए। एक 100 चीज कोशिश करेंगे तो उसमें 5 सक्सेस हो गया तो बहुत बड़ी बात है। और आगे के प्रश्न। Sir, one more continuation of that. Right from the Vedic period, like say, we find mention of metals. Hirangyam chame, yash chame, Correct. sisam chame, shamam chame, rupam chame. Right from that period, even until the period of Rasarnava or Rasaratna Samuchaya, रसशास्त्र, Rasashastra, you get, there is a continuity of these metals and alloys. And I'm curious, why is it that these kind of super alloys or other metallic combinations perhaps don't find their mention in these? Yeah, very good question. But you have gone only to the surface layer on this issue. You have to go a little deeper. Look at the time sequence and time periods. You see the Rasashastra, Rasarnava and all these texts, there are many of them. They are all very modern texts. Very modern in Sanskrit terms, not in English terms. They are a few centuries old. But if you go back, you will have the Charak Samhita and Sushruta Samhita, which are much, much older. And Sushruta Samhita has the surgical instruments in detail, which have been copied without any declaration by the modern surgery. ये यहाँ पे 2 जगह है, आयुर्वेद वाले हैं और एलोपैथी वाले भी हैं। ये एलोपैथी वाले सब आयुर्वेद से कॉपी करें, मैं कोर्ट में भी प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खुद बोलता है सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सुश्रुत संहिता में है, वही मॉडर्न सर्जरी में लिए गए हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो एंटी इंडिया है वो खुद बोलता है, बाकी का तो छोड़िए। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि ये हमारे शास्त्रों और वेदों में आपको समझ में आया होंगे अब तक। मॉडर्न साइंस और वेद विज्ञान या शास्त्र विज्ञान एकदम उल्टा है। मॉडर्न साइंस में जितना बाद में चीज आती है उतना एडवांस होती है, और वेद विज्ञान संस्कृत शास्त्र में जितना पुराना है वो उतना एडवांस होता है। समझ रहे आप? जैसा आप आयुर्वेद ले लीजिए, अभी आप आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाइए, इधर वो कोई सर्जरी नहीं कर सकता और कोई नया चीज नहीं बनाते,
लेकिन आप पुराने आयुर्वेद में जाइए, सुश्रुत में जाइए, चरक में जाइए, बहुत एडवांस चीज होती है. प्लास्टिक सर्जरी वॉज डन. Even head was replaced, nose was replaced. Nose section was copied from India by Westerners in British period. Yeah, so it is all well known. So the point is, the more advanced you want in ancient knowledge, it is more ancient. In modern science, more modern, it is more advanced. So now what has happened, I'll give you the proof from Viman Shastra also. You know this mica. Normally, how many types of mica are there? There are 4 types. In terms of color, but in Viman Shastra they have given 16 types in terms of shades of color of each color, and that is, if you look at Ayurveda Granthas, they only give 4 types because the Ayurvedans are more modern. This is much more ancient, so it is giving more advanced things. So Vedic knowledge and science and technology was more advanced than, say, Rasa Shastra and recent texts. And that is why you don't find them mentioned here. And another thing is, these materials and these alloys, glasses are used only in Vimanas, not for human treatment, not for medicine. But there is a lot of commonality. In fact, I took the help of Ayurvedic experts in my own work in reproducing these things, in deciphering the words or getting the materials, procuring the materials. Like, for example, I told you that Snuhi, the cactus plant, whether to take round one or long one, they only told. I have consulted heavily on Ram Nivas Sharma, who was Dhanvantri Award winner, one of the 4 topmost Ayurvedic experts in the world. He is no more. He helped me a lot in many of these things. So they are very much connected. And in my house I have all the Ayurveda Nigantus. I have studied all the Ayurveda Nigantus. It is the same subject, but it is applied for a different purpose. That's why you will not find them here. Rasa Shastra is a modern one. But one thing common is mercury. Now we have a descriptions of mercury being used in many advanced mechanical and metallurgical properties in this text. Even for mercury vapor being used for propulsion also. That is still to be confirmed. And another thing is the purification of mercury. There are 16 levels of purification. Shodash Samskar. And till today in modern times, not more than 12 have been achieved. In metallurgy department in BHU also some work was being done on that, on mercury purification. And I've seen somebody in other places like in Rajasthan and all that. But if you purify mercury 16 Shodash Samskaras, then it will have extraordinary properties. In fact, our Nagarjuna claimed that he will remove poverty, Nirdaridyam, Jara and Daridhyam from this earth. And he created gold somehow, and that is how the Buddhism was established in Sri Lanka, with his gold. And he lived for around 900 years, according to Dalai Lama. Nagarjuna lived for 900 years. Dalai Lama made a public statement. Yes, next question. So what are the ingredients of protein-rich food? What are the ingredients? Yeah. So there are many, but there are many formulas. In fact, in Viman Shastra, there is one chapter on food also. Food not for us, but for the astronauts who are going in the spaceship. Because they cannot go to the hostel mess and all those things while in space. So they need some special foods. So they have given kind of high energy foods, tablets and those kind of things. And out of that they gave from roots and from fruits and also from grasses. Api Trunadinam cha, one sutra is there. So there are 6 types of grasses, Darbha, Kusha, Vagera, Vagera, Vagera. So I have taken all those grasses and I have distilled that by take a long quantity. Finally we got that powder, and that powder was tested for protein content, nitrogen, and it showed around 13%, 15% nitrogen. So that is how our friends buffaloes and cows become very strong and we become very weak. So now coming to Anahar, Anahar is a big subject. It is in Tantra Shastra, it is in Ayurveda, it is in Ardha Shastra, it is in Chanakya, everywhere. Anahar is a big subject. So there are so many formulas, there are so many herbs given. Apamarga is one of them. Apamargasya bijani mahishakshirena pachayet. But then it will have side effects. So
I had to be very careful. I have tried so many formulas. Finally, I produced 2 formulas which don't have side effects. One is, I will not reveal the formula. If I reveal the formula, there is no ownership for me anymore. But I already told you, it contains high nutritious elements. उड़द दाल, गाय का घी, इस तरह के बहुत सॉलिड चीज उसमें होते हैं. आप छोटा सा लड्डू खाने से आपको पेट भर जाता है और आराम से नींद भी आ जाती है. कोई खाना नहीं खा सकते आप 4-5 घंटे तक, एक दिन तक पूरा. बाद में रात में भूख लगेगा सारे दिन के बाद. तो दूसरा जो है वो कमल बीज वगैरह वगैरह से और तुलसी के मूल, इस तरह का उसमें अलग फॉर्मूला है. वो बहुत भूख और प्यास दोनों को मिटा देती. मैं समर में 44 डिग्रीज में वो खा के मैं समर में घूमा है, न प्यास लगी न भूख लगी. यस, हाँ, नैनो मटेरियल्स की कुछ बैठिए मेरे को. आई विल एक्सप्लेन. Yes, actually the word nano will not be there in Sanskrit, but in Ayurveda, correct. We have the bhasmas are there. All the bhasmas are nanoparticles. Do you know this? Hello. The Swarna Bhasma and other bhasmas. It has been confirmed. Many papers have been presented in many conferences that the bhasmas are nanoparticles and they have special properties, special effects because of being nanoparticles. And certain things have been done in Nirman Shastra, but in a very limited scale in special situations. It is not for human body. It is for machines and creating special properties of the materials. In a limited scale it has been done, but still it is not understood properly. Or, yes. पीछे भैया, अब बैठिए. नहीं, आप थोड़ा करो, पीछे. A very good afternoon, sir. Yeah. I am from food technology and Good. I was attending this program from 6 to 7 days, and I was thinking, पता नहीं कब मेरे काम को कुछ आएगा, and today I am glad that. And also there was Sunday yesterday, and I was free because you are not having session. So I was going through some papers on the food that we had in the Vedic period. So actually I want to ask where I can go through such type of literature so that I can study these things, and when I would be able to do something I could do, because I am a research scholar now. Okay. So I think. Okay. Now in the Vedic period, barley was used in a big way. Not rice and not even wheat. Barley was the most important thing. First thing I found is Yes. जौ बोलते हैं जो हिंदी में, यौ. And in our anahars also it has been used. Yau is used in a big way. And please understand one thing. I want to submit to our learned professors on the audience and on the dais also one very important point. No knowledge will come suddenly. So from Vedas, then Upanishads, then Puranas, the Itihasa, then Shastras, then of course Darshanas in between, then finally we have latest Shastras in Sanskrit, and after that comes English Shastras, which are called science. The same thing. Yes or no? You take for example medicine. Before the invention of penicillin or discovery of penicillin 150 years ago, there was no allopathy. मदन मोहन मालवीय जी, जिनका आज मेरा सौभाग्य था कि उनके प्रतिमा को मैं हार चढ़ाया, उन्होंने कायकल्प चिकित्सा किया है. उससे ज्यादा दिन वो जी सके. क्या एलोपैथी में कोई कायकल्प चिकित्सा होती है? सिर्फ जवानी होते है बुढ़ापे में. उनका जवानी हुआ बुढ़ापे में. तो ये जो एलोपैथी जो है वो केवल आयुर्वेद का ही एक आविष्कार है. उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, वो गलत भी हो गया है. जैसा कि आयुर्वेद में जो मूल रूप से एक मूलिका या हर्ब या औषधि दिया जाती है, उसको उन्होंने लैब में आइसोलेट किया है, एक्टिव कंपोनेंट को अलग कर दिया है. तो वो जो किया है वो बहुत बड़ा काम है. और वो एक्टिव कंपोनेंट अलग करने के बाद उसको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है. ड्रग हो गया वो.
तो उसको आदमियों के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू किया लार्ज स्केल पे। एक ही ड्रग जो है सबको, बूढ़े छोटे सबको एक ही है। तो क्या हो गया बाद में? आज देखिए, आज एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत बड़ा खतरा हो गया दुनिया में। बॉडी पूरा पोल्यूट हो गई है, जैसा बाहर की जो प्रकृति पोल्यूशन हो गई है, ह्यूमन बॉडी भी पोल्यूट हो गई। अब कोई चीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, मैं भी इंडिया में सबसे बड़ा पोस्ट मैं किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकमात्र कारण है इस धरती का नाश करने का। आज सबसे बड़ा समस्या यूनाइटेड नेशंस की हो, एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्यों आ गया एनवायरमेंटल क्राइसिस? 300 साल के पहले क्यों नहीं आई थी एनवायरमेंटल क्राइसिस? मानव इस धरती पे कितने साल से रहा? कम से कम 1 लाख साल होगा। नियांडरथल जो कुछ भी है, 1 लाख साल से जो समस्या नहीं उठी है, अभी क्यों उठ रही है? 1 लाख साल से वैदिक विज्ञान था, अभी 300 साल से ये पाश्चात्य विज्ञान है। नायपॉल साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, आज इंडिया में कोई इंडियन चीज ही नहीं है। ऑल इंडियंस आर वेस्टर्नर्स, ऑल नॉलेज इन इंडिया इज वेस्टर्न नॉलेज। तो हमारे आइडेंटिटी हम खो चुके हैं, थैंक्स टू मैकॉले। तो इसका कारण यह है, जैसा आपका ये आयुर्वेद का क्वेश्चन होता है, जब आप ड्रग को आइसोलेट कर लेते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल हो जाता है। आप केमिस्ट्री वाले रहेंगे, ड्रग समझते क्या है सिंगल मॉलिक्यूल। तो सिंगल मॉलिक्यूल को आप ह्यूमन बॉडी पे डाल देते हैं तो उसका रिएक्शन बहुत हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट से। आप एक एलोपैथी ड्रग बताए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में कोई सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो मिक्सचर होता है, एंड इट विल एक्ट एट द टिश्यू लेवल, नॉट एट द cell level or molecule level. So the side effects are not there. Because in tissue level, this is a mixture. One will balance the other. And not only balance, it will produce better effect. लेकिन molecular level drug में ऐसे नहीं होता, एक ही single molecule है, वो तो खत्म। तो it is not just out of देशभक्ति that we have to think of Vedic science. It is out of the survival requirement for this earth today. We have to think of ways. तो आपको फूड टेक्नोलॉजी आपको सही सीखना है तो आप जाइए भाव प्रकाश निघंटू पढ़िए। आप लाइब्रेरी में जाए आयुर्वेद कॉलेज में, भाव प्रकाश निघंटू, उसमें आपका जिलेबी के साथ सब कुछ है। जिलेबी का नाम क्या है संस्कृत में बताइए कोई? कुंडली। पूरा उन्होंने बताया कैसा बनाना, उसका क्या गुण है, उससे क्या होता है, रक्त का क्या असर होता है, मांस का क्या असर होता है, मज्जा का क्या असर होता है, हर एक चीज का उन्होंने दिया। भाव प्रकाश निघंटू सबसे मॉडर्न निघंटू है, 14th सेंचुरी एडी। उसके बाद आयुर्वेद में कोई डेवलपमेंट नहीं, सब रुक गए थैंक्स टू द ब्रिटिश। 1740 से लेके उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज सब बंद कर दिए और एलोपैथी कॉलेज शुरू कर दी, वेद पाठशाला बंद कर दिया और इंग्लिश स्कूल शुरू कर दी। तो इलिटरेसी आ गई, पॉवर्टी आ गई, पूरे पैसे इंग्लैंड चले गए, यहां पे सब गरीब भूखे मरे रह गए। इतना बड़ा धोखा दुनिया में कभी नहीं हुआ। और आप देखिए उसके पीछे जाइए, जितने भी निघंटू है, कई निघंटू है। आप सबसे पहला धन्वंतरी निघंटू है। अब देखिए धन्वंतरी निघंटू में क्या कहा गया, वो ये आयुर्वेद के ज्ञान कैसा आया आपको मालूम है? कोई बोल सकता है आयुर्वेद का ज्ञान कैसे आया? पहले 2 प्रकार से है। एक पहला, आप चरक संहिता में पहले चैप्टर में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था हिमालय में, सारे ऋषि आए थे सारे दुनिया से, कौन से देश से कौन से ऋषि आए उसका लिस्ट भी दिया गया, हर एक देश से। तो उनका समस्या था लोगों को कैसा बचाना बीमारियों से, तो उसको पाने के लिए एक आदमी को उन्होंने चुन लिया। वो कौन है? भारद्वाज। भारद्वाज को चुन के उन्होंने इंद्र के पास भेजा। इंद्र भूमि पे नहीं है, वो दूसरे लोक में है। तो वहां से वो ज्ञान लेके आए। उसको कौन दिया? उसको अश्विन दिए, अश्विनी देवत, आपके इनके जो अश्विनी है वो दिए थे। उनको कौन दिया? प्रजापति दिया। उनको कौन दिया? ब्रह्मा दिया। ब्रह्मा को कैसे मिला? समाधि में मिला, योग समाधि में उनको ज्ञान मिला है। एक प्रकार की ज्ञान है। दूसरे प्रकार की ज्ञान अपने आप हाथों से किया सो, ऊहा अपोहा, जो साइंटिफिक मेथड जो बोलते हैं, वो आयुर्वेद में क्लियर कट दिखा गया है। ऊहा मीन्स हाइपोथेसिस, अपोहा इज एंटीथेसिस। उसका पूरा कैसा डेवलपमेंट किया गया, रिवील्ड नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, दोनों का इंटीग्रेशन कैसा हो। आयुर्वेद इज द ग्रेटेस्ट साइंस, द फर्स्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड।
and it is still working. The fact that it works after thousands of years shows that it is true. And हर एक निघंटु में आपको along with medicines you get food items also, formulas, because food itself is medicine. आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, आपके किचन में ही सारे मेडिसिन है. आपके जो जीरा है, मेथी है, सब कुछ मेडिसिन है, और सब बूढ़े लोग जानते हैं वो किस तरह का यूज करने का और किस प्रकार के किस बीमारी को रोक दिया जाए और कब कौन सा खा जाए और कौन सा नहीं खाना चाहिए. और ये बनाने के लिए आगे जो है घर के पीछे जो है वो सब उगालते हैं सब, और बाहर कभी मिल जा, कहीं मिल जा, जंगल में मिल जाते हैं. इतना अच्छा सिस्टम था. और ये धन्वंतरी निघंटु में ये बताया कि आयुर्वेद का ज्ञान कैसा आया. मालूम है आपको कैसा आया? अचानक चीज है. जंगल में जितने भी जानवर है उनका कोई डॉक्टर है वहां पे, कोई क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है जंगल में. फिर वो कैसे ठीक रहते हैं? योगा करते हैं वो लोग. जानवर नहीं करते ना, तो क्या करते, कभी कभी बीमारी हो गया तो जाके कोई मूलिका को खा लेते, जैसा गवार पठा हो या तुलसी हो या कोई भी हो, वो अपने आप जानते हैं, उसको स्मेल से मालूम हो जाता. ये जो जंगल में जो आदमी रहते हैं ट्राइबल्स, वो उनको ऑब्जर्व कर रहे रोज सुबह से शाम तक, तो उनको मालूम हो जाता है कि कौन सा जानवर कौन सा चीज खा रहे हैं किस बीमारी के लिए, उसको मालूम हो जाता है. वो अपने ह्यूमन बॉडी पे भी वो यूज कर रहे हैं. इसको ऑब्जर्व करने गए ये हमारे ब्राह्मण देवता आयुर्वेदिक जंगल में जाके पूरे नॉलेज कॉपी कर बना के शास्त्र बना दिए, निघंटु बना दिए. ये खुद लिखा है अपने, ऐसा हमने किया है. तो इस तरह का ज्ञान आया. अभी भी रिसेंटली जो है केरला में एक ट्राइबल वाले जो है एक मूलिका से, वो जो जिंगसिंग से भी ज्यादा उत्तेजक, एक अश्वगंधा से भी ज्यादा बहुत उत्तेजक चीज बनाया, उसका पेटेंट भी लिया गया. तो नेचर में सब कुछ है. बस आप और कुछ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं बहुत सुंदर और प्रभु जी का भाषण, ज्ञानात्मक जो आपका व्याख्यान जो है बहुत ही हम लोगों को ज्ञान में वृद्धि को बढ़ाया. और अहम अहमिकया क्रम में सारे क्वेश्चन भी इस बात को यह सिद्ध करते हैं कि सब में जिज्ञासा और जागृत हुई. मैं आप चूंकि फूड टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, उससे संदर्भ में मैं अपना अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा. मैं 2004 से 2006 2 वर्ष हमने शिमला में सर्विस किया जो है, और शिमला में भी जो बहुत शिमला से काफी लगभग 140 किलोमीटर दूर था जहां मेरा कॉलेज था, हिमाचल आदर्श संस्कृत कॉलेज था जहां मैं था. और वहां के बाद एक तरह से कहा जाए कि हिमाचल का लास्ट था, फिर चाइना का कुछ हिस्सा लगभग पड़ेगा वो. तो वहां के बाद जंगल, वहां से मतलब जीवन समाप्त था, मतलब जीवन के सारे, उसके बाद जंगल ही जंगल जहां लास्ट क्षेत्र में मैं था. जो हमारे साथ एक गवाड़ी जी वहां के उत्तराखंड के एक अध्यापक वहां पर काम करते थे और योग के प्रचार प्रसार वहां करते थे. तो वो हमसे कई बार कहे, एक आध्यात्मिक यात्रा हमारी संजोग कुछ ऐसी बनी कि हमको वहाँ 4 दिन की यात्रा हम लोगों की हुई, हमारी और गवाड़ी जी की. तो उसमें मैंने कहा कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ लेकर चलना होगा, ये है. उन्होंने कहा त्रिपाठी जी एकदम निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ चलिए. तो हम पर विश्वास करिए, हम आपको साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि वहां पर जहां हम लोग को जाना था वो जंगली क्षेत्र था और बीच बीच में कहीं घर थे. तो उनके साथ यात्रा में हुआ क्या, वो 2-3 तरह का, एक तो जंगली, एक नाम मैं भूल रहा हूं, वो इतना बड़ा फल था, उसको तोड़ करके पी जाइए पानी, उसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जैसे कि आपका नारियल का पानी है वैसे ही फल टाइप का, उसका नाम है वहां का कुछ. तो पानी पी लीजिए, फिर प्यास, आपका दिन भर प्यास की जरूरत नहीं. और ऐसे ही एक प्रकार का फल था वो,
वो फल जो है खिलाए, जैसे बादाम हम लोग के यहाँ जो खाते हैं उसी तरह से बादाम का ही बड़ा हिस्सा कहिए, लेकिन कच्चा। हो सकता है कि सूख करके बादाम के स्वरूप में आए, लेकिन बादाम नहीं है, वो दूसरा चीज है, उसका नाम भी कुछ जो भी हो। तो वो बादाम और पानी वो हम अपने दृष्टि से उसको बादाम कह रहे हैं। वो फल और पानी पिला के 3 दिन तक वो हम लोग को यात्रा कराए जो है, और 3 दिन तक अन्न नहीं और भूख नहीं लगी। मैं डरता था, और उसकी एक लंबी कथा है कैसे कैसे यात्रा हुई। कई बार साक्षात मृत्यु का भी दर्शन हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ये ज्ञान विज्ञान जो है ये नेचर में है ही, और ऋषियों ने इसको अपने ज्ञानात्मक सत्ता से देखा, महसूस किया और उसको लिपिबद्ध किया। देखिए हमारे यहाँ 5 कोष है, अन्नमय से लेकर के आनंदमय, 5 कोष पूरे शरीर में। 5 कोष का स्वरूप हमारे यहाँ शास्त्रों में चर्चा होती। 5 कोष में अन्नमय कोष पर ही जब सारा जो विज्ञान है, मतलब आधुनिक विज्ञान, वो सब अन्नमय कोष पर आधारित है। मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, आनंदमय, ये 4 कोष है, इस पर काम नहीं हुआ है। आयुर्वेद के कुछ पक्षों में इस पर काम हुए हैं। एक मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गया था इसी 2019 में, तो वहां पर एक हिंदू स्टडी सेंटर है, वहाँ उसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं तो इंग्लैंड के ही, लेकिन उन्होंने भारतीय नाम अपना रख लिया है। तो हमको कई जगह घुमाए, तो उसमें वो हमको हमें एक जगह गए हम जहाँ मेडिकल का उनका है, उसमें उन्होंने एक जो विदेशी विद्वान ही थे, उन्होंने बताया कि आपका पंचकोश पर आपके यहाँ कुछ काम हो रहा है कि नहीं। तो ये दृष्टि दी कि ये जो पंचकोश है, मैंने उनकी बात मैं कह रहा हूं कि मेडिकल साइंस जो है वो सिर्फ अन्नमय कोश पर है। बाकी जो है मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय जो कोश है उस पर काम अभी तक नहीं हुआ है। उस पर काम हो तो जैसे कि आजकल सारा जो मेडिकल साइंस है वो ब्लड का जो टेस्ट पर आधारित है। ब्लड टेस्ट से वो सारे चीजों को देखते हैं कि कौन सा रोग है, लेकिन बाकी जो है मनोमय, प्राणमय, आनंदमय और विज्ञानमय, यह जो 4 कोष और जो शरीर के अंतर्गत है उसको कैसे करें, कैसे समझें, इसके लिए इस पर रिसर्च की जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर।